परफेक्ट पिक्चर चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं संजय सिंह। सवर्ण जातियाँ ये नहीं कह सकती हैं कि जातिगत जनगणना गलत है। नमस्कार, और आज हमारा विषय है कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना अप्रैल में प्रारंभ कराई थी, जनवरी में बल्कि प्रारंभ कराई थी, और उस पर अप्रैल में वहाँ के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने उस पर रोक हटा दी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना से सिर्फ पिछड़े वर्गों का ही लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। कि जब भी हम जातियों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक वर्ग विशेष ये मान के चलने लगता है कि शायद हम कोई अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जातिगत आरक्षण की व्यवस्था इसी संदर्भ में की थी कि समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। दूसरे लोग इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी भी नौकरियों में जितने भी रिक्तियां हैं उनमें से हमारा हिस्सा ये लोग पिछड़े वर्ग, ये दलित और वंचित वर्ग जिन्हें आरक्षण मिला हुआ वो ले जाएंगे। पिछले दिनों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उच्च जातियां हैं जिनका ज़बरदस्त विरोध था कि इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर, इसके बावजूद अगर वो अभी तक समानता की स्थिति में नहीं आए हैं तो सरकार इसको अनिश्चित काल तक क्यों बढ़ा सकती है। वो जो वंचित है, जिसके साथ हजारों साल से अन्याय हुआ है, जिसे दबाया कुचला गया है, अगर हम उसे प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारे पूरे समाज, हमारे किसी भी सभ्य समाज में, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप जैसे जो विकसित देश हैं, वहाँ का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ उन्होंने बहुत सोच समझकर वहाँ भी अश्वेतों को आरक्षण की व्यवस्था की है। जातिगत जनगणना से पता चलता है कि समाज में किस शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े कौन से समूह हैं जिन्हें सरकार से मदद की आवश्यकता है, समाज से मदद की आवश्यकता है, जिन्हें हम बिना अतिरिक्त सहायता के आगे नहीं बढ़ा सकते और अंततः वो राष्ट्र के विकास में फिर बाधक या बोझ बन सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां जब पता चलती हैं तो सरकार को भी अपनी योजनाएं बनाने में सहूलियत होती है। ये कहना कि समाज में सवर्ण वर्ग भी गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, एक बड़ा वर्ग उनमें भी अशिक्षित भी है और विपन्न भी है, तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। लेकिन एक मुख्य मुद्दा जो आता है कि जब संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था आरक्षण की थी तो उसमें शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात कही गई थी। उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की सोच नहीं थी। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सहायक योजनाएं चलाती है, जैसे गरीबी उन्मूलन योजना, जैसे गरीबों को अनाज देने की योजना। इस तरीके से तमाम योजनाएं चलती हैं। वजीफा दिया जाता है गरीबों को, तो वो योजनाएं गरीबी के लिए अलग चलती हैं, उनका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन से कोई संबंध नहीं है। जो मौजूदा भाजपा सरकार है केंद्र में, उसने ये संविधान में संशोधन करके गरीबों को भी आर्थिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था कर दिए। जो सवर्ण वर्ग के गरीब हैं उनको भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दिए। संविधान में संशोधन करके, संविधान में व्यवस्था नहीं थी कि आर्थिक रूप से किसी को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उन्होंने सवर्ण, चूँकि माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक मुख्य रूप से सवर्ण जातियाँ हैं, इसलिए सवर्णों में जो गरीब हैं उनके दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया। तो इसी के साथ साथ एक दूसरे मोर्चे पर, केंद्र के मोर्चे पर एक नई खबर आई है। तो भाजपा ने भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए और बीजेपी ने भी जातिगत जनगणना को नए ढंग से, अपने ढंग से कराने के लिए एक रोहिणी आयोग का 2017 में गठन किया था, और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी अभी परसों ही आई है।
रिपोर्ट के तथ्य तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ सूत्रों से जो क्षण के जो सूचनाएं आ रही उनसे लगता है कि इसमें उसने पिछड़ी जातियों को, ओबीसी वर्ग को 3-4 श्रेणियों में, उप श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया है। और उन वर्गों में जो ऊपर के मलाईदार वर्ग हैं, जैसे कि यादवों के बारे में कहा जाता है कि जो पिछड़े वर्गों का ज़्यादातर आरक्षण यादव जाति के लोग उसका लाभ ले जाते हैं। इसी तरह जाट समुदाय के कुछ लोग उसका लाभ ले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था केंद्र की तरफ से है। अलग अलग राज्यों में हालांकि इसमें कमी बेसी है, कहीं 27% है, कहीं इससे कुछ ज़्यादा है, कहीं इससे कुछ कम है। लेकिन कुल मिला के जो पहली बार केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो जनगणना कराई थी, वो सबसे पहली बार 1931 में हुई थी। और उसी के बाद 1951 में जाके ये आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए की गई। लेकिन पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तब भी नहीं की गई और ये मामला ये लंबे समय तक चलता रहा। और 1991-92 में जब वीपी सिंह की सरकार आई और वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का उन्होंने निर्णय किया, बाद में उसको लेके काफ़ी देश में उत्पात हुए, वो अलग मुद्दे हैं। सवर्णों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः उसकी कुछ हद तक सिफारिशें लागू हो गई। पूरी तरह से अभी भी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई हैं। और यही वजह है कि समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस बात की मांग की जाती है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए। लेकिन अलग अलग समय पे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कि बाद में आने वाली बीजेपी की सरकार है, उन्होंने किसी न किसी बहाने इस मसले को टालने की कोशिश की। और इसके पीछे उनकी दलील ये होती थी कि चूँकि मंडल आयोग की रिपोर्ट बहुत पुरानी है और उस ज़माने की रिपोर्ट के आधार पर आज पिछड़ों की संख्या क्या है और उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इस पर विपक्ष की मांग रहती थी कि आप नई जनगणना कराइए। लेकिन वो नई जनगणना कराने के लिए भी किसी भी सरकार ने कभी पहल नहीं की। पिछड़ी जातियों के जो समूह हैं और उनके जो नेता हैं, उनका कहना है कि पिछड़े वर्गों की संख्या आज की तारीख में 60% से भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं उठाना चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण 27% से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर 60% का आंकड़ा स्पष्ट हो गया तो 52% के हिसाब से जो 27% आरक्षण मिल रहा है पिछड़ों को, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों राजनीतिक दल आखिर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर राजनीति खेलते हैं, जबकि देश में नौकरियों का भयंकर अकाल है? क्योंकि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में तो लागू नहीं होता है और ना अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है और ना ये व्यावहारिक रूप से संभव है। दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र कभी भी इसे शायद ही स्वीकार करेगा। अब सरकारी नौकरियां कितनी हैं आप सभी जानते हैं। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय से कर रखी है, लेकिन वास्तव में कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं? बेरोजगारी के देश में स्थिति क्या है? 8-9% की बेरोजगारी दर आज भी चल रही है। अगर आप आरक्षण देते हैं तो आपको नौकरियों की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जानते हैं आप कि राजनीतिक दल हैं, वो अपने दांव पे खेलते रहेंगे और कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। नमस्कार।